नमस्कार। रियल बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका। रियल बाजार में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट से जुड़ी बारीकियों से आपको अवगत कराते हैं ताकि आप एक स्मार्ट खरीदार बन सके। इसके साथ ही आपको सावधानियों के बारे में भी बताते हैं जिससे आपकी सेफ्टी भी हो सके। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे भूकंप रोधी मकानों के बारे में ताकि भूकंप की स्थिति में आप खुद को बचा सके। हाल के दिनों में नेपाल में आए भूकंप ने सबको हिला कर रख दिया है। नेपाल ने तो मौत का तांडव देखा ही देखा, बिहार में भी इसने बड़ी तबाही मचा दी। भारत के वैज्ञानिकों ने भूकंप जोन को 5 भागों में बांटा है। जोन 1 से जोन 5। जोन 5 भूकंप के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र माना गया है, यानी भूकंप की स्थिति में इस क्षेत्र में भारी तबाही की संभावना है। जोन 5 के बाद नंबर आता है जोन 4 का, जिसकी स्थिति भी संवेदनशील की श्रेणी में आती है। दुर्भाग्य से बिहार के 8 जिले भूकंप जोन 5 में और 24 जिले जोन 4 में आते हैं और बाकी 6 जिले जोन 3 में। भारत सरकार का एक BIS का एक कोड है, वो है IS 1893, जिसको के भारत सरकार के अनुसार सबको भूकंप की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाना आवश्यक है। उसके अंदर पूरे देश का एक मानचित्र दिया हुआ है, जिसके अंदर पूरे देश को 4 साइस्मिक खंडों में विभाजित किया गया है। जोन 5 जो कि सबसे अति संवेदनशील है भूकंप के विचार से, जिसमें उत्तर पूर्व के प्रदेश और बिहार का उत्तरी भाग के 8 जिले उसमें आते हैं। फिर दूसरा खंड है जिसको कहते हैं जोन 4, वो जोन 5 से थोड़ा कम संवेदनशील है, लेकिन वो बड़ा भारी क्षेत्र है देश का, जिसमें बिहार के 24 जिले हैं और पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन का बड़ा भारी हिस्सा इसमें आता है जोन 4 में। और फिर आता है जोन 3 जो कि उनसे कम संवेदनशील है, और जो बिहार के बाकी ज़िले हैं वो जोन 3 में आते हैं। तो एक प्रकार से बिहार प्रदेश का पूरा ही एरिया जो है वो भूकंप के अनुसार संवेदनशील है। उत्तर बिहार के 8 जिले, जिसमें मुजफ्फरपुर शहर भी आता है, अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, जबकि बिहार की राजधानी पटना भूकंप जोन 4 में आता है। भूकंप की स्थिति को देखते हुए सरकारी प्रयास जारी है कि बिहार में मकान और अपार्टमेंट भूकंप रोधी बने। इसके लिए समय समय पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग भूकंप रोधी मकान बनाएं और फ्लैट्स लेते वक्त भी भूकंप के मानकों की वेरिफिकेशन कर लें। बिहार, जहाँ तक हमारा राज्य है बिहार, ये पूरा का पूरा राज्य भूकंप से संवेदनशील है। और जो 3 हाईएस्ट जोन, सबसे खतरनाक जोन हैं भूकंप के दृष्टिकोण से, 5, 4 और 3, हमारे पूरे राज्य उसमें आता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं, लोगों को ये जानकारी हो कि अगर ये रिस्क है, ये हैज़र्ड है, तो वो कितना सीरियस है, उससे किस तरीके की हानि हो सकती है, किस तरीके का डैमेज हो सकता है। और इन क्षेत्रों में यदि मकान तो बनते ही हैं, सरकारी बनते हैं, लोग अपना बनाते हैं, फ्लैट्स में जाते हैं, तो उसमें वो किस तरीके की सावधानी बरतें। इसके लिए हम लोगों ने आपदा प्राधिकरण की तरफ से ये भूकंप जोन 5 जो है, 5 के लिए ईंट जोड़ाई पर आधारित मकानों के भूकंप सुरक्षित निर्माण हेतु मार्गदर्शिका, ये बहुत ही सरल तरीके से ये लोगों को बताया गया है इलस्ट्रेशंस के द्वारा कि आप किस तरीके से निर्माण कर सकते हैं। हालांकि हम ये भी कहना चाहेंगे कि निर्माण करते वक्त वो जो भी प्रशिक्षित इंजीनियर हैं उनकी सलाह जरूर लें। फिर भूकंप जोन 4 के लिए भी उसी तरीके से किया गया है। भूकंप जोन 4 है
क्योंकि बिहार के 8 ज़िले हैं उत्तरी बिहार में जो कि जोन 5 में है, और करीब 22 ज़िले हैं जिसमें पटना मुंगेर आदि आता है जो कि जोन 4 में है। उसके अलावा लोग अपने मकान के भूकंप सुरक्षा की स्वयं जांच कर सकें, इसके लिए भी मार्गदर्शिका बनाई गई है कि लोग इसकी स्वयं जांच कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से लिखा गया है, और ये हम लोग बहुत बड़ी संख्या में सभी ज़िलों में, शहरों में, मोहल्लों में, पंचायतों तक हम लोग इन चीज़ों को ज़िलों में जो हमारे ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उन सबों के माध्यम से हम लोग बंटवा रहे हैं। आम तो आम, यहाँ तक कि बिल्डर्स तक भूकंप रोधी मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि बायलॉज में स्ट्रक्चरल डिजाइन पास कराने की बात कही गई है। ये बिहार का सौभाग्य था कि भूकंप का केंद्र बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर था। यानी भूकंप 1934 जैसा होता तो इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार के कई मकान, अपार्टमेंट जमींदोज हो जाते। सौभाग्यशाली रहे कि हम लोग उस जोन में, चूँकि हमारा जो उसका सेंटर प्लेस था वो हम लोगों के जगह से काफ़ी दूर था और कम समय के लिए आया, नहीं तो 7 पॉइंट और 6.7 से ऊपर रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आता है तो वो काफ़ी डैमेज कर सकता है। इस सब केस के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ने सारे इंडिया का एक मैप बनाया है जिसमें सारे जोन का अर्थक्वेक के हिसाब से कौन कितना सेंसिटिव जोन है इस जोन को डिस्प्ले किया है। जो जोन 4 या जोन 5 में है वो सब काफ़ी सेंसिटिव जोन है और उस जोन में बिल्डिंग बनाने से पहले अर्थक्वेक का कंसिडरेशन करना अनिवार्य हो जाता है। और वैसे लोग जो ऑलरेडी प्रोफेशनल से डिज़ाइन करवाते हैं और इंजीनियर से उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कराते हैं तो ठीक ही है। जो लोग नहीं करवाते हैं उनके लिए एक सलाह है कि वो ज़रूर करवाएं और इंजीनियर का कंसल्टेशन करें और आर्किटेक्ट का कंसल्टेशन करके घर बनाएं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हम कितने संवेदनशील इलाके में रहते हैं। भूकंप में नुकसान के लिहाज से सर्वाधिक खतरनाक जोन 5, 4 और 3। इसके बावजूद हम कितने बेफिक्र और बेपरवाह हैं। अगर भूकंप आती है तो यहाँ की अधिकांशतः बिल्डिंगें ताश के पत्ते की तरह ढेर हो जाएंगी। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम सावधानी बरतें। सावधानी मकान बनाते वक्त और फ्लैट्स खरीदते वक्त। किस तरह की सावधानी बरतेंगे आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियल बाजार में। आज रियल बाजार में हम बात कर रहे हैं भूकंप रोधी मकानों के बारे में और आपको बताएंगे कि वो कौन सी सावधानियां हैं जिनको बरत के आप भूकंप के समय खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ सावधानी आप बरत सकते हैं जब आप मकान बनाएं या फ्लैट्स खरीदें। नेपाल में आए भूकंप से बिहार में अपेक्षाकृत कम क्षति हुई है। फिर भी भूकंप के इस झटके से बिहार के 17 जिले प्रभावित हुए हैं। हालांकि भूकंप जैसी त्रासदी से बचना या बचाव के उपाय फुल प्रूफ नहीं होते, लेकिन मकान को भूकंप रोधी तकनीक से बनाकर जान की सुरक्षा की जा सकती है। मेथड से काम करें और इसके लिए प्रॉपर डिजाइन करवाएं बिल्डिंग का। और देखिए, बिल्डिंग डिजाइन कराने का ये मतलब नहीं है कि वो अर्थक्वेक आने के बाद वो बिल्डिंग डैमेज नहीं करेगा। बिल्डिंग में शेकिंग भी होगा, बिल्डिंग हिलेगा भी, बिल्डिंग में क्रैक्स भी उत्पन्न होंगे, लेकिन आपको वो सफिशिएंट टाइम देगा कि जितने समय में आप एवैक्यूएट कर सकते हैं, बिल्डिंग को खाली कर सकते हैं। बिहार में बिल्डिंग बायलॉज में स्ट्रक्चरल इंजीनियर से नक्शा को पास करवाना अनिवार्य कर दिया गया ताकि मकान भूकंप रोधी बने और भूकंप के 8 रिक्टर स्केल तक के झटकों को झेल सके। लेकिन जागरूकता के अभाव में आम व्यक्ति मकान बनाते वक्त भूकंप की आहट को अनसुना कर देता है। आर्किटेक्ट इंजीनियर के सलाह मशवरा बगैर भी मकान बना दिए जाते हैं, जो निसंदेह चिंताजनक है। मुख्यतः आम लोग घबराते हैं कि भाई इंजीनियर के पास जाएंगे तो हमारा पैसा फालतू लग जाएगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आज एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट उसके जो डिज़ाइन करता है उसमें जो मटेरियल या जो स्पेसिफिकेशन बिल्डिंग का होता है वो उसके हिसाब से, लोड के हिसाब से पड़ता है और उसकी बनावट के आधार पे वो डिज़ाइन किया जाता है। ये एक आम धारणा है। मिस्त्री, जैसे आप ठेकेदार या मिस्त्री से बनवाते हैं
तो वो कहता है कि हुजूर इसमें तो मैंने सरिया भी मोटा मोटा डाल दिया है, अपना ही मकान है, वो मजबूत एकदम हिलेगा नहीं। लेकिन ये धारणा गलत है। सरिया सिर्फ मोटा डाल देने से या ज़्यादा मोटा ढलाई कर देने से कोई बिल्डिंग मजबूत नहीं होती है, बल्कि वो और कमज़ोर हो जाएगी। तो जहाँ जो ज़रूरत होती है उतना ही दिया जाए, तभी वो बिल्डिंग मजबूत रहती है। तो आरसीसी का एक ये है कि वो ज़्यादा स्टील होने पर वो क्रैक करता है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ जाता है और वो आरसीसी सर्विस क्रैक कर जाता है। तो हमारा यही लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि भाई इस मतलब इस नोशन में ना रहें कि वो महंगा पड़ेगा इंजीनियर, या बल्कि आपको मकान बनाते बनाते एहसास हो जाएगा कि वो सस्ता है भी पड़ेगा और आपका मकान मजबूत भी होगा। शहरों में फिर भी मकानों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर के अलावा मकान नए नए ठेकेदारों और अप्रशिक्षित राज मजदूरों द्वारा ही बना दिए जाते हैं। जहां तक अपार्टमेंट का सवाल है, उसे नो ऑब्जेक्शन लेने के लिए कई स्तरों से गुजरना पड़ता है, जिसमें भूकंपरोधी नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य है। लेकिन कई बार व्यक्तिगत मकान बिना नक्शा और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के सर्टिफिकेट बिना बना लिए जाते हैं, जो रिस्की हो सकते हैं। आमतौर पर ये धारणा होती है कि इंजीनियर बगैर और तकनीक बगैर मकान बनाने से पैसे की काफी बचत होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय इससे बिल्कुल विपरीत है। बिहार जो है वो मुख्यतः जोन 4, जोन 5 में बटा है। हाई रिस्क जोन है, जहाँ पर कि करीब 6.5 से लेकर 8, 8.5 तक का रिक्टर स्केल पर भूकंप आ सकता है। तो ये सिर्फ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जहाँ तक बात है, वो तो मुख्यतः 4-5 शहरों में है। पटना है, भागलपुर है, गया है, मुजफ्फरपुर वगैरह है। लेकिन जो मकान बन रहे हैं वो तो सारे जगह बन रहे हैं। वो तो कोई ऐसा है नहीं कि पटना में बनेगा और मसौढ़ी में नहीं बनेगा। तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, छोटे छोटे मकानों पर। आज भूकंप रोधी तकनीक आज बहुत रिसर्च के बाद निकाली गई है, जिसका कि प्रयोग एक आम आदमी भी कर सकता है। उसको थोड़ा इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है, थोड़ा जानकारी की ज़रूरत है। और बहुत सारे टेक्निकल पर्सन्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स वगैरह हैं, जिनकी मदद लेकर अगर बनाया जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित कर पाएंगे, जान माल दोनों दृष्टि से। और ये कोई बहुत महंगा भी नहीं है। इस तकनीक का इस्तेमाल हार्डली 8 से 10% का फ़र्क पड़ता है छोटे मकानों में खासकर। लेकिन ये एक जानकारी की बातें हैं, जिनको पता है वो इसका इस्तेमाल आपको करवा सकते हैं। और उससे कम से कम ये होगा कि क्षति नहीं होगी भूकंप आने पर। कॉस्ट का बहुत अंतर नहीं आता है। अगर लोगों के पास अगर आइडिया है कि थोड़ा कॉस्ट अधिक है, तो मुश्किल से 8 से 10% का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप जिस तरह से घर बनाते हैं। हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जितना चाहिए उसे अधिक ही डाल दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम बिहार वासी भूकंप के समय कितने संवेदनशील इलाके में रहते हैं। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें। तो घर बनाते वक्त या फ्लैट खरीदते वक्त किस तरीके की सतर्कता आप बरतें ताकि भूकंप के समय कम से कम नुकसान हो, इसके लिए आपको बताएंगे क्या कुछ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियल बाजार में। रियल बाजार में आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की सतर्कता बरतें जब आप मकान और फ्लैट्स खरीदें ताकि भूकंप के समय कम से कम नुकसान हो सके। अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरीके के फ्लैट्स का चुनाव करें, और इसके साथ ही आपको ये भी बताया कि कितने फॉलो हो रहे हैं वो तकनीक जो भूकंप के समय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं और क्या कुछ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है जब आप मकान खरीदें। जीवन ईश्वर का बेहतरीन उपहार है और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व। इसलिए मकान बनाते वक्त छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर योग्य इंजीनियर से सलाह मशवरा कर ही घर बनाएं।
यदि आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो बिल्डर से भूकंपरोधी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही फ्लैट्स लें। कोई भी व्यक्ति अपना एक मकान बनाना चाहता है, वो छोटा हो बड़ा हो, उसके वो जिस जगह पर बनाना चाहता है कि वहाँ एक मिट्टी की जांच भी ज़रूरी है कि वो मिट्टी है कैसी, उसका बेरिंग कैपेसिटी क्या है, मिट्टी का जो स्ट्राटा हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले 1 मीटर 2 मीटर तक किस तरह की मिट्टी है, बालू है या दलदल है, उसके नीचे किस तरह की मिट्टी है। तो मकान जिस लोड का बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली जांच होती है, तो वो उससे एक अंदाज लग जाएगा कि हमारी नींव कैसी होगी उस मकान की। उसके बाद जब ऊपर की डिज़ाइन होती है तो उसमें हम लोग अगर वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है या आरसीसी है तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो स्टिफनेस है वो रहे बिल्डिंग में, कोई सॉफ्ट स्टोरी जैसी चीज़ ना हो जहाँ वो अपेक्षाकृत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, वहाँ पे क्रैक्स आने के खतरे होते हैं। तो हम लोग एक चारों तरफ बंधन बैंड्स करते हैं आरसीसी का, और कहीं ना कहीं स्टिफनर्स कॉलम खड़ा करते हैं। इसमें बहुत सारी तकनीक है। इसी की बात हम लोग कर रहे थे कि अगर एक टेक्निकल आदमी की उसमें मदद ली जाए, वो टेक्निकल आदमी प्रशिक्षित कारीगर भी हो सकता है विभाग के द्वारा, वो टेक्निकल आदमी एक इंजीनियर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन वो प्रशिक्षित हो, उसकी एक मदद ली जाए तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद होगा और खतरा कम से कम होगा। यदि आप ग्रामीण इलाकों में घर बना रहे हैं, योग्य इंजीनियर की कमी है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप पटना एनआईटी स्थित भूकंप क्लिनिक से मुफ्त परामर्श कर भी अपने मकान को भूकंपरोधी बना सकते हैं। साथ ही साथ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ऑफिस से मुफ्त किताब भूकंपरोधी मकान बनाने संबंधी ले सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण कार्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया है वह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एनआईटी है पटना में, वहाँ पर हम लोग ने एक भूकंप सुरक्षा क्लिनिक सह केंद्र ये स्थापित किया है। उसकी आज भी ये जनवरी में स्थापित किया गया, उसका आज भी यह एडवर्टीज़मेंट आया है। और इसमें लाइफ साइज मॉडल्स के द्वारा हम लोगों को बता रहे हैं, मिशनरी बिल्डिंग्स हैं, ईंट की बिल्डिंग्स हैं, फिर वो बांस की जो निर्माण किए जाते हैं ग्रामीण इलाकों में वो हैं। तो लाइफ साइज मॉडल्स हैं, लोग उसके अंदर बाहर जा कर के देख सकते हैं। सारा कुछ बताया गया है कि कैसे वो बिल्डिंग सेफ़ है, और ये परामर्श ये आम जनता के लिए है, आम पब्लिक के लिए है, और पूरी तरह से निःशुल्क है। जो काम करने वाले मेसन्स हैं उनका ट्रेनिंग का बहुत सारा प्रोग्राम बिहार सरकार भी चलाती है, एनआईटी भी अब करने जा रही है स्किल डेवलपमेंट के जरिए। तो उसमें वो लोग आए और वो लोग देखें कि सरिया को किस ढंग से बांधा जाता है, किस ढंग से उसको हुक तैयार किया जाता है। जैसे स्टीरअप बनाना है तो स्टीरअप का जो एक एज है जहाँ पे हम लोग मोड़ते हैं उसको 45 डिग्री से मोड़ना है, उसको ठीक ढंग से बेंड को करना है। बीम और कॉलम का जहाँ टाइप होता है उसमें जो है सो लैप लेंथ होता है, उस लैप लेंथ को ऊपर का सरिया को नीचे और नीचे वाले सरिया को ऊपर लैप लेंथ जितना चाहिए अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट वो आप उसको देना चाहिए, सो दैट कि अर्थक्वेक के समय वो एक दूसरे जॉइंट को छोड़े नहीं, वो सेकिंग करे, एक दूसरे में इंटैक्ट रहे। तो उससे क्या है कि मेरा बिल्डिंग गिरेगा। अदरवाइज क्या होता है कि कॉलम से जनरली अगर कॉन्फ़िगरेशन ख़राब रहता है तो कॉलम से बीम डिटैच हो जाते हैं और वो बीम गिर जाते हैं, जिससे पूरा मकान गिर जाता है। लोड फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले लाइव लोड और डेड लोड जो रूफ का है, जो फ्लोर का है, वो बीम पे आता है, बीम से कॉलम पे जाता है और कॉलम के थ्रू वो फाउंडेशन पे जाता है और वो अर्थ में ट्रांसमिट करते हैं लोड। तो उस केस में आपका बीम का इम्पोर्टेंट रोल है। तो बीम अगर डिटैच्ड हो गया कॉलम से तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो उसको कंसीडर करना चाहिए कि सेम खर्च कर रहे हैं, सेम रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं, सेम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन ठीक से नहीं करते हैं, जिसके कारण मेरा मकान वीक हो रहा है। इन सबों के साथ साथ मकान बनाने वालों की भी जानकारी अहम है। कुछ बातें जैसे 10 इंच की दीवार हो तो मकान स्टेबल मानी जाती है और 5 इंच वाले दीवार पर बीच बीच में सरिया द्वारा इसे बैंड किया जा सकता है, और साथ ही साथ समय समय पर इंजीनियर द्वारा सुपरविजन भी जरूरी है ताकि आपका मकान भूकंप झेल सके। तो आप जीवन रक्षा ही मेन उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग में
क्रैक्स आएंगे, क्योंकि आप जिस रिक्टर स्केल के लिए डिज़ाइन करते हैं उससे अधिक रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग निश्चित रूप से डैमेज करेगा। लेकिन लाइफ सेफ्टी होनी चाहिए, तो लाइफ बचाना प्राइम फोकस होता है कि लाइफ बच जाए। तो इसके लिए हम लोग जो लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके लिए डिफरेंट लेवल पे बैंड का देना अनिवार्य किया गया है कि अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो टोटली फ्रेम स्ट्रक्चर में तो उसका प्रोविज़न ऑलरेडी रखा ही जाता है, जो IS 456 कोड है उसको कंसीडर करते हुए वो डिज़ाइन किया जाता है। जो लोग रूरल इलाके में घर बनाते हैं, अपने से घर बनाते हैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से घर बनाते हैं, उन लोगों के लिए एक सलाह दी जाती है कि वो अपना डिफरेंट लेवल पे, जैसे एक प्लिंथ लेवल पे एक बैंड डालें जिसमें आप सरिया वगैरह डाल के एक बैंड बनाएं। फिर दूसरा है खिड़की के नीचे का लेवल जिसको सील लेवल बोलते हैं, तो सील लेवल में एक आप बैंड डालिए। फिर वो सील लेवल में तो आप डोर के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, तो डोर के चारों तरफ, तीनों तरफ आप उस बैंड को रोटेट कर दीजिए। तीसरा बैंड आप लिंटर लेवल पे डालिए। चौथा बैंड, रूफ जो स्लैब है वो ऑलरेडी बैंड का काम करता है। तो इस ढंग से अगर बैंड करते हैं तो वो बिल्डिंग स्टेबल होती है। ऐसे भी अगर 10 इंच का ब्रिक का वाल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसमें अगर कम बैंड भी दें, लिंटर डाल के अच्छा डाल दें तो सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर जो वाल 5 इंच का है उसमें तो आपको 3-4 बैंड डाला जाना चाहिए। 2 फीट पे, 2.5 फीट पे 2-2 सरिया डाल के और उसमें एक हुक लगा के और उसमें बैंड देना अच्छा माना जाता है, और उस बैंड को कॉलम के साथ टाई अप कर देना चाहिए। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसका प्यारा सा सुंदर सा आशियाना हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि आशियाना पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां आपके अपने सुरक्षित रह सकें। बस ज़रूरी है आपके पहल भूकंपरोधी तकनीक से आशियाना बनाने की। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि बिहार किस तरीके से संवेदनशील क्षेत्र में आता है जब हम भूकंप की बात करते हैं, और इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि जब आप मकान बनाएं या फ्लैट्स खरीदें तो किस तरीके से भूकंपरोधी तकनीकों का खास ख्याल रखें ताकि जब भूकंप आए तब आप सुरक्षित हों। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव आपके पास हमारे लिए है तो लिख भेजिए। हमारा email ID है realbazaar.etv@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।